एक समय था जब ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना बहुत ही जटिल कार्य होता था। और वो समय कोई ज़्यादा लंबा पुराना समय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल 1 दशक पहले की। क्योंकि उस टाइम पे जो मशीनी अनुवाद होता था, जिस तरह से गूगल अनुवाद करता है और सारे बहुत सॉफ्टवेयर हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, तो उनमें वो एक्यूरेसी नहीं थी जो आज की टाइम में है। 1 दशक पहले अगर आप जाएं, पुराने ट्रांसलेटर से पूछें, पुराने स्टूडेंट से पूछें, तो जब वो ट्रांसलेशन करते थे तो साथ में उनको एक डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था और जो भी वर्ड का ट्रांसलेशन होता था वो उस वर्ड को डिक्शनरी में देखते थे, साथ में उसके पर्यायवाची देखते थे और पर्यायवाची में भी जो शब्द सटीक बैठता था उसके भाव के अनुसार उसका वो चयन करते थे। लेकिन आज के टाइम में पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट, चाहे उसमें कितने भी पेज हों, आप गूगल पे उसको ट्रांसलेशन करने के लिए अपलोड करो और वो मात्र 5-10 सेकंड में ट्रांसलेशन करके आप उसको दे देता है आपको। आप उसको डाउनलोड करो और उसमें फिर करेक्शन कर दो। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश का जो प्रयोग है वो लोग भूल चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं है। चाहे उनके पास एक लेटर ट्रांसलेशन का आता है, उसको भी वो गूगल की सहायता से ही करते हैं। आजकल मोबाइल में भी एक अच्छी सुविधा आ गई, आपको पता होगा, गूगल लेंस। उसके अनुसार भी बहुत ही अच्छा अनुवाद तो कह नहीं सकते, लेकिन करीबन 70% अनुवाद ठीक ठाक हो जाता है। उसमें 30% आप एफर्ट लगाएंगे तो वो अनुवाद कहीं ना कहीं उसके भाव तक पहुंच जाता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुवादक के गुण और अनुवादक के दायित्व। ये कई बार पीजीडीटी के परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और पीजीडीटी की परीक्षा भी अगर आप नहीं दे रहे, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आप अनुवादक हो, हिंदी अधिकारी हो, फिर भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि भाई ये चीज़ होती क्या है। तो अनुवादक के जो गुण है वो क्या होने चाहिए। देखो, यहाँ पे जो हमने हाईलाइट की हुई है ये एक पंक्ति, इसमें कहते हैं कि केवल धनार्जन के लिए ही आपको अनुवाद नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर करता है, उसको फीस के लिए भी करता है वो, लेकिन उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है मरीजों की सेवा करना, जो बीमार पीड़ित लोग होते हैं उनको ठीक करना। और साथ में जैसे एक नर्स करती है, भाई सैलरी तो सबको मिलती है, लेकिन जो उनके गुण होते हैं वो यही होते हैं कि भाई सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो आपके पास पेशेंट आता है उसका आपको सही ढंग से इलाज करना है। ठीक इसी तरह अनुवाद होना चाहिए। आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, ट्रांसलेटर की जॉब जहाँ पे आपको 30-35 हज़ार मिल रहे हैं, चाहे आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो जहाँ पे आपको 60-70 हज़ार मिल रहे हैं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मुझे अनुवाद जो करना है वो एकदम पूरे उसमें प्रयास लगाने हैं, चाहे आप पीजीडीटी ही क्यों न कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, इवन मुझे भी कई बार ये लगता था जॉब से पहले कि यार, मतलब मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इतना ट्रांसलेशन कई सारे ऑफिस में नहीं आता है और उसके लिए मुझे उनकी जो सैलरी होती है उसका आधा ही मुश्किल से मिलता है। तो इस प्रकार के ख्याल आते थे कई बार, लेकिन फिर भी आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो ट्रांसलेशन करें वो एकदम पूरे भाव से करें, जिम्मेदारी से करें। तो नंबर 1 देखिए, कहते हैं भाषा प्रभुत्व। भाई अगर आपको स्रोत और लक्ष्य भाषा का पता नहीं होगा तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। और केवल भाषा को ही नहीं समझना, आपको साथ में आपकी शब्द शक्ति भी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा शब्द आपको याद होंगे उतने ही अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। साथ में व्याकरण की दृष्टि भी आपको देखनी है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो है मुहावरे, लोकोक्तियों का अनुवाद। कई बार ऐसे मुहावरे आ जाते हैं, ऐसी लोकोक्ति आ जाती है, ऐसी फ्रेज आ जाती है कि आप उनको समझ नहीं पाते कि ये इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे या फिर मुहावरे वाला अर्थ निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे। आगे चलते हैं तो कहते हैं भाई वेल इन्फॉर्म्ड विद इंटेलिजेंस। तो बहुज्ञता तथा विवेकशीलता आपके पास होनी चाहिए। आगे कहते हैं सतर्कता। सतर्कता आपके पास क्या होनी चाहिए, ये कहते हैं सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है। यह सतर्कता पाठ चयन, पाठ पठन से लेकर मूल से मिलान अर्थात तुलना तथा संशोधित भाषांतरण तक आवश्यक होती है।
तो सतर्कता का अर्थ ये है, जब आप शुरुआत में ट्रांसलेशन करते हो, आपने अगर कुछ एग्जाम्स दिए हैं ट्रांसलेशन के, तो आपने देखा होगा या फिर आप कहीं प्रैक्टिस करते हैं, इवन मेरे साथ भी कई बार ये होता है, जिस चीज़ को मैं आसान समझ लेता हूँ और जब उसको उसके मूल से मैच करते हैं तो लगता है यार इसको हमने आसान समझा, लेकिन सतर्कता हमने नहीं बरती। शुरुआत में ही ये मान लिया कि ये तो आराम से हो जाएगा, और जब वो कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो ब्लंडर हो गया। तो इससे क्या होता है, जब अगर आप सतर्क रहेंगे तो अनुवाद कार्य का जो स्तरीय बनता है, मतलब वो एक अच्छे लेवल का ट्रांसलेशन बनता है। आगे फिर कहते हैं संदेह निवारण करता, एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर। अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हालांकि यहाँ पे थोड़ी गलती है इस डॉक्यूमेंट में, वर्तनी की भी, व्याकरण की भी, लिंग की भी, ये गलत लिखा हुआ है। उन्हें निवारण करने की क्षमता एक अनुवादक में होनी चाहिए। आगे प्रतिभा कहते हैं इंटेलेक्ट। प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त सहज देन है। आपको भी पता होगा जो प्रतिभा होती है टैलेंट होता है, और एक होती है स्किल। जो टैलेंट होता है वो इनबॉर्न होता है, भाई हम जन्म से ही लेके आते हैं वो। जैसे गाना हो गया, कोई गाना गाता है तो वो टैलेंट है उसका, लेकिन किसी को बाइक चलानी आती है, तलवार चलानी आती है, वो उसकी स्किल है। तो इन चीज़ों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये सफल अनुवाद करने में सहायक होती है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसमें गलत लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, हमने नहीं बनाया हुआ है, वैसे ही मिला था। और आगे कहते हैं किसी भी बात को चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन, समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्ति। इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो जटिल दिखाई दे रही है। आगे कहते हैं समाज एवं संस्कृति का ज्ञान। ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर आप जितना लिखना चाहें किसी भी एग्जाम में, या फिर जितना बोलना चाहें आप उतना कर सकते हो। जितने उदाहरण आप देना चाहते हैं उतने दे सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं समाज एवं संस्कृति का ज्ञान। अनुवादक को दो भाषाओं के प्रभुत्व के साथ साथ स्रोत तथा लक्ष्य भाषाओं की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होनी भी अपेक्षित, और अपेक्षित नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि अनुवाद किस प्रवृत्ति का है, कौन से समाज से रिलेटेड है, तब तक आप उससे अच्छे रिलेट नहीं कर पाओगे, उसका जो भाव है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी मिसिंग चीज़ें हो जाएंगी। तो समाज की संस्कृति, विरासत, खान पान, आचार विचार, ईद, त्योहार, पूजा पाठ, रूढ़ी परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते आदि विषयों का परिचय होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो जब कभी भी आप ट्रांसलेशन के लिए कुछ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रांसलेशन किस चीज़ का कर रहे हो, कौन सी उसकी शैली है। आगे बढ़ते हैं जी नंबर 7 पे, और यहाँ पे कहते हैं ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय। अनुवादक को अद्यतन एवं अधुनातन खोजों, परिवर्तनों, ज्ञानकारियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए। यह सतत अध्ययनशीलता से, समसामयिक जानकारियों से तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। सीधी सी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए वर्तमान में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या हुआ था। अनुवाद करते समय ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आज गूगल का समय आ चुका है तो ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। आगे दायित्व की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा एवं निष्ठा। तो ये तो होनी ज़रूरी है। आपकी रुचि जब तक नहीं होगी तब तक आप उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखेंगे। आगे फिर कहते हैं कड़ी साधना। भाई हार्ड वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप प्रयास करोगे, आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा तो सुना तो ज़रूर होगा। मैथ में क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, और जब आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो वो उतना ही डल हो जाएगा। सेम होता है ट्रांसलेशन में। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो डेली, चाहे आप 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो है ट्रांसलेशन की जो स्किल है वो अच्छी बनी रहेगी, अदरवाइज आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत ज़रूरी है कड़ी मेहनत। आगे कहते हैं सृजन क्षमता, क्रिएटिव एबिलिटी। अनुवादक को रचनात्मक एवं सृजनात्मक के गुणों को भी आत्मसात करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नए शब्दों के आगमन, गठन, प्रयोग, अनुप्रयोग से भी, शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा आवश्यकता से भी अनुवादक को अवगत होना चाहिए।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा ये पेपर होता है एसएससी का या फिर और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्यों लिखवाते हैं, ऐसे कहाँ पे काम आते हैं। अगर आपको लेखन नहीं आता है, अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप किसी मुद्दे पर एक अच्छी तरह से अच्छा लेख लिख सकते हो, तो फिर अनुवादक में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, उसमें वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो ये क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप उसको किस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हो, वो भी भाव तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। आगे फिर कहते हैं तटस्थता। तो न्यूट्रल यहाँ पे कहते हैं अनुवादक को पर काया प्रवेश की साधना करनी होती है। जैसे स्वयं को बाहर छोड़कर दूसरे शरीर के भीतर प्रविष्टि होना होता है, उसी प्रकार अनुवाद भी कार्य करता है। भाई एक भाषा छोड़ के दूसरी भाषा में जाना और वही भाव लेके जाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आगे इम्पार्शियल होना चाहिए। अनुवादक को पाठक और मूल इन दोनों के साथ न्याय करना चाहिए। अनुवादक को त्वरित बुद्धि वाला, मानसिक उपस्थिति वाला, पाठक के स्तर तथा अपेक्षा को समझने वाला, मनन चिंतन करने वाला तथा पूर्वाग्रह और दुराग्रह से मुक्त रहने वाला होना चाहिए, तभी वह सुपाठ्य एवं सहज अनुवाद कर सकता है। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे फिर बताते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे कहते हैं अनुवादक को संवेदनशील, तार्किक, सहृदय तथा विचारक दोनों रूपों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा करके ही अनुवादक मूल रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर पाता है। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट। इसमें अनुवादक के जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। यदि आप अभी भी गूगल ट्रांसलेशन ऑफिस में चलता है, सभी में चलता है, इवन पार्लियामेंट में भी, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ पर भी जो ट्रांसलेटर्स हैं सभी नीचे से सबऑर्डिनेट ऑफिस से लेके ऊपर तक गूगल ट्रांसलेशन ही करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेशन का मतलब वैसे तो कर तो कोई भी सकता है, लेकिन अनुवादक क्या होता है, उससे टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है कि भाई इसका ट्रांसलेशन कर दो और 1-2 दिन में दे दो, अगर आपके पास टाइम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसका गूगल ट्रांसलेशन ना करते हुए आप उसका ट्रांसलेशन जो है अपने आप करें, मैनुअली करें। उससे क्या होगा, ट्रांसलेशन भी अच्छा होगा, छोटी छोटी गलतियों का पता चलेगा और आप में भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा। आपका जो अनुवाद की आपकी जो स्किल्स हैं वो भी पॉलिश होंगी। तो ये होते हैं भाई अनुवादक के गुण। बाकी बहुत सारे लोग आते हैं जो सैलरी देख के आते हैं, उनको उससे कुछ नहीं लेना देना होता है, लेकिन ये गलत है। सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन हर जगह ही देखने को मिल जाएगा आपको। आप चाहे ये तो ट्रांसलेशन का फील्ड है, किसी और फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको इससे यही सीखना चाहिए कि आपकी जो स्किल्स हैं ट्रांसलेशन की वो तभी अच्छी हो सकती हैं जब आप मशीनी अनुवाद न करते हुए खुद से अनुवाद करते हैं। शब्दकोश का अधिकाधिक प्रयोग करें। इग्नू में भी जो पीजीडीटी होता है वहाँ पे भी आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं उनमें भी लिखा होता है कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है शब्दकोश का प्रयोग करो, उससे ही आपकी शब्द शक्ति बनेगी और उससे ही आपको पता चलेगा कि पर्यायवाची इसके ये होते हैं और यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची सटीक बैठता है। तो ये बातें होती हैं अनुवादक के गुण और दायित्व जो होते हैं उनमें जो फिट बैठती हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आगे देखते हैं किसी और विषय पर अगर हमें सामग्री जुटा पाते हैं या फिर आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं तो वो भी हमारी कोशिश आप तक पहुंचाने की पूरी रहेगी।